5 जुगाड़ू बहू ने कबाड़ के सामान से बसाया अपना ससुराल। हमें बहुत याद आएगी आपकी, अपना ख्याल रखना और हमसे मिलने के लिए आती रहना। तुम लोग भी आती रहना, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह तुम 5 बहनों ने आज तक अपने मायके को अच्छे से बसाए रखा है, घर संभाला है, ठीक उसी तरह शादी के बाद तुम्हें अपने ससुराल को भी संभालना है। माँ, आपने हमें जो भी कुछ सिखाया है हम उसे हमेशा याद रखेंगे और सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालेंगे। कलावती नम आंखों से अपनी 5 बेटियों को विदा करती है। कल्पना, साक्षी, मधु, अनीता और माला 5 बहनें अपने पतियों के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। आ गए तुम 5 अपनी लुगाइयों को लेकर। हमें तो लगा कि शाम से पहले आओगे ही नहीं। तुम्हारी सास तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करूंगी। मैं यही पड़ोस में रहती हूँ, कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। चलो अब सब अपने दाएं पैर से कलश को गिराओ और अपने ससुराल के अंदर प्रवेश करो। पड़ोस में रहने वाली सुषमा 5 बहू का गृह प्रवेश करती है। थोड़ी बहुत बची हुई शादी की रस्में खत्म होती हैं और अब सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं 5 बहुएं अपने छोटे से टूटे फूटे ससुराल को देखने लगती हैं। हमारे बचपन में ही हमारे बाबूजी हमें छोड़कर चले गए थे और कुछ सालों पहले माँ, उनके गुजर जाने के बाद घर कैसे बसाया जाता है हम 5 भाइयों को पता ही नहीं था। कबाड़ी का सामान खरीद बेच कर ही हम घर का गुजारा चलाते हैं। हम सबके हिसाब से ये घर काफी छोटा है, लेकिन अब जो है यही है। आप लोग ऐसे उदास क्यों हो रहे हैं? अब हम आ गई हैं ना, हम इस छोटे से घर को इस तरह बनाएंगे कि ये स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। रात गुजरती है और अगले दिन सभी पति अपना अपना कबाड़ी का ठेला लेकर कबाड़ी का सामान लेने के लिए चले जाते हैं। इस फटे हुए बिस्तर पर सोने से अच्छा था कि मैं जमीन पर सो जाती। आधा शरीर बिस्तर पर और आधा जमीन पर था। सारी रात कमर में जो दर्द हुआ है क्या बताऊं मैं। जरा ये तो देखो, पूरा मिट्टी का चूल्हा टूटा पड़ा है। न जाने ये लोग इन 4 ईंट के टुकड़ों पर किस तरह ही खाना बनाते हैं। घर की काफी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है, न जाने हम किस तरह ये सब ठीक करेंगे। 5 बहुएं सबसे पहले ससुराल की साफ सफाई करके धुलाई कर देती हैं। घर की साफ सफाई तो कर दी, लेकिन अब ये सब ठीक कैसे करें? पूरे घर में एक ही बाल्टी है, वो भी टूटी फूटी पड़ी है। रसोई में भी सारे मसाले डब्बे की जगह पन्नियों में रख रखे हैं। अगर कल को कोई मेहमान आ गया तो उसे कहाँ बिठाएंगे हम? कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारे मायके में भी कितने कम सामान थे, लेकिन उसमें भी हमने अपना घर कितनी अच्छी तरह से बसाया हुआ था। ससुराल में भी हमें इसी तरह कोई जुगाड़ करना होगा। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सभी बहू के पति दोपहर में लोगों से लिया हुआ अपना कबाड़ी का सामान लेकर खाना खाने के लिए घर आते हैं। सभी अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं बहुएं आंगन में बैठ कपड़े और बर्तन धो रही होती हैं। तभी साक्षी की नजर अपने पति के कबाड़ी के ठेले पर जाती है, जिसमें ढेर सारे तेल कनस्तर के डिब्बे रखे हुए थे। अरे मधु, वो देखो कितने सारे 3 कनस्तर के डब्बे हैं। मैं सोच रही थी अगर हम इन कनस्तर से सोने के लिए बिस्तर बनाएं तो हम इन्हें जमीन पर रख रस्सी की मदद से अच्छे से बांध देंगे और उसके ऊपर एक चौड़ा सा लकड़ी का फट्टा लगा देंगे, जिससे हमारा जो जुगाड़ से बेड बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें कम से कम 5 बेड बनाने होंगे और उसके लिए तो ये कनस्तर काफी कम है। इन ठेलों पर प्लास्टिक के डब्बे भी तो रखे हुए हैं, हम इन्हें भी जुगाड़ में शामिल कर लेते हैं। मधु साक्षी कबाड़ी के सामान से बेड बनाने का जुगाड़ बाकी बहू को भी बताती हैं और अब सब अपने पतियों से बात करके कनस्तर और प्लास्टिक के डिब्बे लेकर सीधा घर के अंदर जाती हैं और सभी कनस्तर और बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बों को रस्सी की मदद से आपस में बांध देती हैं और उन पर जंगल से लकड़ी के चौड़े फट्टे लाकर बिछा देती हैं। कबाड़ के सामान से हमने जुगाड़ करके कितना अच्छा बेड बना लिया है ना। अब तो हम आराम से सो सकते हैं। अगले दिन माला का पति जतिन अपने कबाड़ी के ठेले पर ढेर सारे थर्माकोल के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आता है, जिसे देख माला उन्हें घर के अंदर लाती है और उनका चूरा बनाने लगती है। ये थर्माकोल तो मुझे बेचने के लिए जाना था और तुमने इनका चूरा बना दिया। कल हमने कबाड़ के सामान से बेड बना लिया था, लेकिन बिना गद्दों के हम उस पर कैसे सो सकते थे। मैं इन सभी थर्माकोल के चूड़े को कपड़े में भर के उनके गद्दे बना लूंगी, तो फिर हम आराम से सो सकते हैं। माला का जुगाड़ देख जतिन काफी खुश होता है और अब देखते ही देखते कबाड़ी के सामान से घर में सोने लायक एक अच्छा बेड और बिस्तर तैयार कर देते हैं। 5 बहू के पति आए दिन अपने कबाड़ी के ठेले में कुछ न कुछ ऐसा सामान उठाकर ले आया करते थे, जिनकी मदद से वो सभी बहुएं कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपने ससुराल को सजाती हैं।
ये देखो, मैंने इन टायर पर अच्छे से कपड़े लगाकर सिल दिए हैं। अब इस पर हम आराम से बैठ सकते हैं। कल को कोई मेहमान आएगा तो हमें उन्हें जमीन पर नहीं बिठाना पड़ेगा। बाहर 3-4 टायर और पड़े हैं, मैं उन्हें भी ले आती हूँ। ये स्टोव तो नया है, लगता है अंदर से कुछ खराबी ही हो गई होगी, तभी किसी ने इस कबाड़ी में डाल दिया है। मायके में भी जब स्टोव खराब होता था तो मैं उसे हमेशा ठीक कर देती थी। एक बार इसे भी करने की कोशिश करती हूँ। अनीता उस खराब स्टोव को काफी देर तक ठीक करने की कोशिश करती है और आखिर में वो स्टोव ठीक हो जाता है, जिस पर अब सभी बहुएं आराम से खाना बनाती हैं और ईंट पर खाना बनाने की टेंशन भी उनकी खत्म हो जाती है। अरे तुम सब आए दिन हमारी कबाड़ी के ठेले से कुछ न कुछ सामान ले लिया करती हो। ये तो प्लास्टिक की आधी कटी हुई बोतल है, इनका भला तुम क्या कर रही हो? हम लोग इनमें मिट्टी डाल रहे हैं और साथ में ये छोटे छोटे पौधे भी लगा रहे हैं। इसे हम घर के अंदर और बाहर लगाएंगे। इससे हमारे घर की सजावट भी बनी रहेगी और इन दूसरे प्लास्टिक के डब्बे में हम मसाले भी डाल लेंगे, वरना हर रोज पन्नी के अंदर से मसाले निकालने पड़ते हैं। जहां कल्पना साक्षी उन प्लास्टिक की बोतल के अंदर मिट्टी डालकर पौधे लगा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कल्पना उन छोटे छोटे डिब्बों के अंदर सारे मसाले डालकर रख देती है। देखो, अब हमारा रसोई घर कितना अच्छा लग रहा है ना, वरना पहले ये किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे मधु, कल्पना तुम इस टूटी हुई टेबल को घर के अंदर क्यों ला रही हो? देखो, इसका तो एक पैर भी टूटा हुआ है। तो इसके नीचे हम ईंट लगा देंगे ना और इस पर कपड़ा उड़ा देंगे। घर में जरूरत का कितना सारा सामान जमीन पर इधर उधर पड़ा रहता है, इस पर रहेगा तो बार बार ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। मधु कल्पना उस टूटे हुए टेबल के नीचे 3-4 ईंट लगा देती हैं और उसके ऊपर एक सुंदर सा कपड़ा भी उड़ा देती हैं, जिस पर वो ताला चाबी और हर रोज काम आने वाला जरूरत का उस पर सामान रख देते हैं। देखा, अब हमें छोटे मोटे सामान को ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना होगा, सब कुछ टेबल पर ही मिल जाएगा। अरे यार, इस टूटी बाल्टी ने तो दिमाग खराब करके रख दिया। बिल्कुल बीच से टूटी हुई है, बार बार आधा बाल्टी पानी भरकर ही सारा काम करना पड़ता है। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये कल इतने सारे छोटे छोटे गैलन लेकर आए थे, हम उसमें ही पानी भर के रख लेते। अनीता आंगन में रखे गैलन को उठाती है और उसे अच्छे से धो देती है और उसमें पानी भर के रख देती है। वहीं अगर कोई गैलन टूटे होते हैं तो उसे भी माचिस की मदद से जलाकर उन्हें एक चिपका देती है। बीतते समय के साथ साथ वो सभी 5 जुगाड़ू बहुएं अपने पति के लाए हुए कबाड़ के सामान से धीरे धीरे अपने घर गृहस्थी बसाने लगी थी। जहां पहले उनके घर में बैठने के लिए भी कोई टेबल कुर्सी नहीं थी, वहीं अब उनके घर में घर गृहस्थी का हर सामान था। और आज उनके पड़ोस में रहने वाली सुषमा और 1-2 पड़ोसन उनके घर आती हैं और उनका घर देखकर काफी हैरान होती हैं। क्या बात है बहुओं, तुमने तो पूरे घर के नैन नक्शे ही बदल के रख दिए हैं। कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घर। घर के सामान के साथ साथ अपने टूटे फूटे घर की भी तुमने काफी अच्छे से मरम्मत कर ली है। ऐसे कहते हैं घर गृहस्थी वाली लड़कियां एक छोटी सी झोपड़ी को भी स्वर्ग में बदल दें। लोगों की तारीफ सुनकर 5 बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं। वहीं उनके पतियों को भी अपनी पत्नियों पर काफी ज्यादा गर्व होता है। अपने ही घर में हम 5 भाइयों का कभी आने का मन नहीं करता था। जब जब हम अपना घर देखते थे तो हमें बहुत दुख होता था। न जाने तुम लोगों के आने से पहले हम 5 भाई किस तरह इस घर में रह रहे थे। लेकिन जब से तुम 5 आई हो, हमारे घर को स्वर्ग बनाकर रख दिया है। सच कहा है किसी ने कि औरत चाहे तो झोपड़ी को भी स्वर्ग बना सकती है और स्वर्ग को भी झोपड़ा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन कबाड़ी के सामान को हम खरीद बेचा करते हैं, इसी से ही एक दिन हमारा घर बस सकता है। हम आपकी पत्नी होने के साथ साथ इस घर की गृहिणी भी हैं। ये सब हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पता है, आज तो हमने खाने में भी आप सबका मनपसंद खाना बनाया है। अब आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, हम जब तक खाना लगाते हैं। अब सब एक साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाते हैं और इसी तरह आज भी सभी बहुएं अपने पति के कबाड़ी के सामान से कुछ न कुछ सामान ढूंढकर गृहस्थी का सामान बना ही लिया करती थी और कुछ सजावटों के सामान को बनाकर बाजार में भी बेचा करती थी। मैं रोटी बना देती हूँ, तुम सब्जी की तैयारी कर लो। ठीक है दीदी, मैं सब्जी बनाना शुरू करती हूँ। अरे ये क्या, देखो ना, लकड़ी तो है ही नहीं। मैं अभी लकड़ी ला कर देती हूँ। प्रिया कंटेनर के बाहर आती है और बाहर रखी हुई लकड़ी उठाकर घर में ले आती है। इतनी लकड़ी में काम चल जाएगा या नहीं? हो जाना चाहिए, लेकिन कल के लिए हमें और लकड़ी की जरूरत होगी। बहू, जितना है उतने में ही काम चला लो। 5 बहू मिलकर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। इसी के चलते गरीब सास ससुर आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज अगर ये कंटेनर ना होता तो पता नहीं हमारी क्या हालत होती। इस कंटेनर की वजह से हमें छत का सहारा मिल गया।
भगवान जल्दी से हमारी परेशानियों को दूर कर दे। कोई बात नहीं जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बुरे दिन आते हैं तो एक दिन अच्छे भी आते हैं। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एक गरीब परिवार कंटेनर के घर में क्यों रह रहा था और ये कंटेनर इतना अच्छा क्यों लग रहा था, बिल्कुल घर की तरह। चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। गीता बहू, तुम जरा घर की साफ सफाई कर दो, इसमें बरखा तुम्हारी मदद करवा देगी। ठीक है माँ जी, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। चलो दीदी काम कर लेते हैं। शीतल, राधिका, प्रिया, तुम तीनों मिलकर खाना बना लो। माँ जी मैंने तो पहले से ही खाना बनाने की शुरुआत कर दी है, आप चिंता मत करो, जल्दी से बना लेती हूँ। हाँ माँ जी, आज आलू के पराठे बना रही हूँ, साथ में चटनी भी। मैं लकड़ी भी ले आई हूँ, जल्दी झटपट खाना बन जाएगा। पुष्पा अपना खुशहाल परिवार देखकर बहुत खुश थी। भगवान, मेरे इस परिवार को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, ऐसे ही मेरा परिवार खुशहाल रहना चाहिए। पुष्पा ऐसा सोच रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है। तभी शीतल उसके पास आकर कहती है, माँ जी मैं ना झरने के पास जा रही हूँ पानी भरने के लिए, पानी खत्म हो गया है, घर में कुछ देर में वापस आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी वापस आ जाना। पुष्पा के ये कहने पर शीतल पानी लेने के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद पुष्पा के पांचों बेटे घर वापस लौटते हैं, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी कहीं से जले कहीं से फटे हुए नजर आ रहे थे। अरे ये क्या देख रही हूँ बेटा, तुम लोगों की हालत बड़ी दुरुस्त दिख रही है। तुम्हारे तो कपड़े भी कहीं कहीं से जले हुए दिख रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया, बताओ बेटा, क्यों चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा? क्या बताऊं माँ, सच कहूं तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म। माँ, बात यह है कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे वो कंपनी जलकर राख हो गई है। उसका बहुत बुरा हाल हो गया है, कई लोगों की जान भी चली गई है। बहुत मुश्किल से हमारी जान बची है माँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि जब कंपनी में आग लगी तो हम लोग कंपनी के बाहर काम कर रहे थे, वरना आज हम लोग आपके सामने खड़े भी ना होते। अरे बेटा शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें ना करो। कोई बात नहीं, काम तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मेरे सामने तुम जिंदा खड़े हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब 5 बेटे अचानक से घर में बैठ गए थे। अब उनके पास ना तो कोई रोजगार था, ना ही पहाड़ों के उस गांव में कोई और अच्छी कंपनी थी जहां वो काम कर सकते थे। अब कैसे चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पहाड़ों पर कोई कंपनी तक नहीं है और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है। सच कहूं तो सही कह रहे हो भैया, आने वाली जो ठंड है उसमें यहाँ रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ये पहाड़ों का इलाका है। धीरे धीरे ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती है। बहुत ठंड हो रही है, ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। सही बोल रही हो दीदी, आप इतनी ठंड में तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, ऊपर से बर्फ भी पड़ रही है। मुझे तो बस एक ही बात का डर है, कहीं हमारे घर में ऊपर बर्फ न जम जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे घर के अंदर पानी टपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी छत तो बहुत कच्ची है। पुष्पा ये सब सुनकर परेशान होने लगती है। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ऊपर वाले पर यकीन रखो, ऐसा नहीं होगा। उस रात बहुत ज्यादा बर्फ होती है। बर्फ के कारण पूरी छत पर बर्फ जम जाती है और पानी अंदर टपकने लगता है। हे भगवान जी, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ तो बर्फ का पानी अंदर तक आने लगा है। ऐसे तो ठंड में हमारा रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माँ, हम कोशिश करेंगे कि हमें कहीं नौकरी मिल जाए तो हमारी ये परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। माँ, फिलहाल तो हमें इस पानी को चारों तरफ फैलने से रोकना होगा। 5 बेटे और 5 बहू मिलकर घर में टपक रहे पानी की जगह बर्तन रख देते हैं। मुझे तो लगता है कि इतनी ठंड में हमें रात को नींद भी नहीं आने वाली। मेरा तो अभी से ही बुरा हाल हो रहा है। ठंड से बचने के लिए हमारे पास तो ज्यादा रजाई कंबल भी नहीं है। 5 गरीब बहू बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पूरी रात ठंड में वो एक दूसरे को सिकुड़ कर चिपक रही थी ताकि एक दूसरे को एक दूसरे की निवास मिल सके, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी पूरी रात ठंड से बीती। यही नहीं, सुबह तक दामोदर की भी तबीयत खराब हो जाती है। अरे मेरी तो ठंड से बहुत बुरी हालत हो गई, लगता है मुझे कुछ होने वाला है। अरे पता नहीं मैं जी पाऊंगा या नहीं। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, हम आपको डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राजीव जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और उनके घर बर्फ के अंदर घिरा हुआ है। हे भगवान, लगता है रात को बर्फ का पहाड़ टूट गया होगा और गिरकर सारी बर्फ हमारे घर के ऊपर गिरी होगी। नींद में हमें पता नहीं चला होगा। अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हम लोग तो यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ, आप चिंता मत करो, हम यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे।
5 बेटे सोच रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह वो बर्फ को हटाकर बाहर निकल सके, लेकिन वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते। आखिर में राधिका अपना दिमाग चलाती है और वो सभी से कहती है, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें घर के अंदर के लकड़ी के सामान को जलाकर बर्फ को पिघलाना होगा। उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, वरना हमारा यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। राधिका की बात सुनकर सब उसकी बात को मानते हैं और वो 5 बेटे मिलकर घर में लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की टेबल, लकड़ी की अलमारी तोड़कर जलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे लकड़ियां जलती हैं बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। वो अपने घर के बिल्कुल दरवाजे पर बर्फ को पिघलाने के लिए लकड़ियां जला देते हैं। कुछ घंटे ऐसे ही लकड़ियां जलाकर बर्फ के पिघलने के बाद वो सभी अपने घर से बाहर निकल पाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग यहाँ से बाहर तो निकल आए। अब हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो हम यहाँ ठंड से मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो चलते हैं यहाँ से। गरीब परिवार पहाड़ों से उतरकर नीचे की सतह पर आ जाता है, जहाँ पर ठंड कम होती है और बर्फ भी नहीं होती। चलो अच्छा है हम वहां से बाहर तो निकल आए। यहाँ पर कम से कम ठंड तो नहीं है और ना ही बर्फ है, लेकिन हम यहाँ घर कहाँ ढूंढेंगे। पहाड़ों से वो नीचे तो आ गए थे। उन्होंने बहुत लोगों से अपने लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और ना ही उन्हें कोई सहारा दिया। अब बेचारे ठंड में यहाँ वहां भटक रहे थे। ऐसे भटकते रहे तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ तो उपाय निकालना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई किराए का मकान भी खरीद सके। तभी कुणाल को एक बहुत बड़ा कंटेनर दिखाई देता है। देखो कूड़े के पास कितना बड़ा कंटेनर पड़ा है, अगर हम उसमें रुकने का बंदोबस्त करते हैं तो शायद हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह पूरा परिवार उस कंटेनर के पास आता है। पहले तो सभी मिलकर उसे उठाकर एक सही जगह पर रख देते हैं। 5 बहू मिलकर उस कंटेनर को साफ करती हैं और उसे घर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। उनके पास जो जरूरत का सामान था वो कंटेनर के अंदर उसे रख लेती हैं और वहीं पर एक मिट्टी का चूल्हा भी बना लेती हैं। अब हमारे पास मिट्टी का चूल्हा भी है और ये कंटेनर भी है। अब ये कंटेनर जैसा भी हो, हमारे लिए फिलहाल तो यही हमारा ससुराल है और हमें इसी में गुजारा करना होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब इस तरह उनके पास एक कंटेनर का घर आ गया था जिसमें गरीब परिवार अपना गुजारा कर रहा था। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। भले ही हम इस कंटेनर में रह रहे हैं, लेकिन ये कंटेनर बहुत ठंडा रहता है क्योंकि ये लोहे से बना है। हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। हमें काम ढूंढना ही होगा। बिना काम किए तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता, हमारा परिवार भी तो बड़ा है। अब 5 बेटे नौकरी ढूंढने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों की मेहनत करने के बाद उन्हें पहाड़ों के नीचे आकर नौकरी मिलती है। उनकी नौकरी के चलते उनके घर की परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। वो अब अपनी तनख्वाह से एक किराए का मकान भी खरीद लेते हैं और कुछ रजाई बिस्तर। इसी के चलते उनका कंटेनर के घर से पीछा भी छूट जाता है और वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।